सही ना, टू डू है, बता दो दिया। अच्छा सही है, टू डू है। अच्छा देखो भाई, अब मैंने प्रोजेक्ट नेम रखा किसके अंदर, गलती से भाई केमिल केस के अंदर, उसने मुझे मना कर दिया। वो कह रहा भाई हमारा नाम केमिल केस के अंदर नाम नहीं रख सकते, स्मॉल केस को जो भी हो। ठीक है, क्या करें, उससे आगे बढ़ नहीं सकते। रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, टू डू एक्स और कोड स्पेस डॉट। अब हमारे पास सिंपल भाई यहाँ पे क्या आ गया, हमारा VS कोड आ गया। अब भाई हमें पैकेज इंस्टॉल करने ना, काम करते हैं VS कोड का टर्मिनल खोल लेते हैं। VS कोड का टर्मिनल खोलो या बाहर का टर्मिनल खोलो, बात एक ही है, बस काम होना चाहिए। ठीक है भाई, मतलब दो रकात में तुम्हें सवाब मिलने वाले हैं ना, तुम्हें गुनाह मिलने वाला है। तो भाई VS कोड का टर्मिनल खोलने का तरीका ये होता है कि आप कंट्रोल और जो बैकटिक न्यूज है क्लास उसे प्रेस करो सिंपल, तो VS कोड आपको भाई टर्मिनल खोल के दे देगा। अच्छा भाई, अब अक्सर पेशेंट जो ना, अभी मैं देख रहा था बच्चे का इशू, उसने ग्रुप पे डाला था, लेकिन दूसरे बच्चे ने उसको रिस्पांस कर दिया था, उसने जवाब नहीं दिया था। वो कर ये रहा था कि भाई वो अभी यहाँ पे पावर शेल में भी बैठा था और पावर शेल के ऊपर वो रिएक्ट किया बना था। भाई नहीं बनेगी, पावर शेल के ऊपर डायरेक्ट आपकी एंटी वाली कमांड काम नहीं करती। दो तरीके, पहले तरीका तो ये भाई, वो एरर उठाओ ChatGPT को, तो ChatGPT आपको कमांड दे देगा और वो कमांड एक दफा अपने सिस्टम में चला दो, फिर तो भाई पावर शेल का बाप भी कमांड चलाएगा। सिंपल है। दूसरा तरीका क्या है, अरे भाई ये पावर शेल लिखा हुआ है ना, पावर शेल के लिए क्या कर लो, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो, नहीं चलानी कमांड, तो गुना थोड़ी मिलेगा। सही ना क्लास? तो हमारे पास बेसिकली भाई टर्मिनल जो है ना बहुत सारे होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। अब जैसे यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे हमारे पास बिट बैश है, डिफॉल्ट पे लगा हुआ कमांड प्रॉम्प्ट है, फिर जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल है, पावर शेल है, स्प्लिट नहीं है भाई, स्प्लिट का वो है, मल्टीपल खोल के स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने क्लास, 1 2 3 4 टर्मिनल है। हो सकता है भाई आप कोई दूसरा सिस्टम यूज कर रहे हो, कोई प्रॉपर डेवलपर हो, उसने भाई बहुत सारा डाले हैं, उसने WSL भी डाला हो, बैश भी डाला हो, उसने बिट बैश भी डाला हो, फिर हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, पावर शेल हो गया, मतलब था होता भाई कुछ, तो सब डाले करते सारे। तो कोई घबराने की जरूरत, जो काम पावर शेल करेगा वही काम कमांड प्रॉम्प्ट भी करेगा। कुछ चीजें होती है जो नहीं होती, जो कुछ कमांड देने से वो सिर्फ पावर शेल पे चलती है, वो कमांड प्रॉम्प्ट में चलती है। अगर सब एक ही होता तो भाई मल्टीपल बनाने का फायदा। और जो बिट बैश है ये बेसिकली लिनक्स का टर्मिनल है, ये विंडोज के अंदर लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, लिनक्स यूज कर रहे होते हैं। सही है ना क्लास? WSL का कॉन्सेप्ट होता है भाई, आप लोग WSL का कॉन्सेप्ट पढ़ना विंडोज के अंदर, कि अगर आपको विंडोज के अंदर लिनक्स यूज करनी है तो वो अभी कुछ टाइम पहले भाई विंडोज वाले फीचर प्रोवाइड कर रहा है। सारे बंद कर दो भाई, टर्मिनल खोला, बिट बैश की देखिए भाई मिली थी यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, एनपी हमारी कमांड वही चलेगी। ऐसा नहीं होगा VS कोड आपको खुद से कमांड लिख के दे दे, देने तो देने नहीं देता हूँ, नहीं भाई, कमांड आपने खुद ही लिखनी है। तो एनपी हमारे से भाई सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। बस एक फायदा होता है VS कोड में चलाने से, वो भी फायदा होता है कि भाई आपको मल्टीपल मतलब टैब्स नहीं करने होते, एक ही विंडो के ऊपर आपको टर्मिनल मिल जाता है और आपका कोड भी मिल जाता है। लेकिन इनिशियल लेवल पे सही है, जब आप आगे जाके भाई डेवलपमेंट करोगे ना बैकएंड के ऊपर, तो बैकएंड के ऊपर ये होता है कि एक्सेल में हम लोग लॉग्स चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? लॉग, console.log, कि भाई क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या रिस्पांस जा रहा है। अब अक्सर क्वेश्चन ऐसा होता है कि मतलब बहुत लंबा चौड़ा रिस्पांस आ रहा है, मतलब हजारों लाइन है उसके अंदर, ये मतलब आप समझ लो हंड्रेड्स ऑफ लाइन है। तो वो ना कमांड प्रॉम्प्ट की एक लिमिट होती है, मतलब कि आपके पास जो टर्मिनल आता है ना क्लास, इसकी एक लिमिट होती है आउटपुट शो करवाने की। सपोज 500 लाइन है, 500 लाइन में यूजली कम होती है इससे भी, कि 500 लाइंस एट अ टाइम क्या करवाएगा अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर शो करवाएगा। 501 होगी ना, तो एक लाइन टर्मिनल से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो लिमिटेशन आ गई। सही भाई, तो बैकएंड डेवलपर के लिए भाई ये चीज जो ना मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होती। इस वजह से भाई हम लोग क्या यूज करते हैं, 12 वाला यूज करते हैं। तो मेरी खुद की वजह से भाई 12 वाला यूज करने की, क्योंकि यहाँ पे लाइन में कोई वो नहीं होता लिमिटेशन, या जितनी नंबर ऑफ लाइंस हो कोई टेंशन नहीं है भाई, आप स्क्रॉल करते रहो, अप करो डाउन करो, वो होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मोस्टली हम लोग भाई ये वाला यूज करते हैं 12 वाला। लेकिन आपकी भाई
अपनी कॉल आपको जो यूज करना हो, बस खुदा का मकसद है कुछ यूज करो। तो भाई पेंटियम रन डैश सर एक्चुअली क्या बनानी है भाई, सबसे पहले टू डू एप बनानी है। तो टू डू एप के लिए हमने एसआरसी एफ डॉट सीएसएस खाली करा, इंडेक्स डॉट सीएसएस खाली करा, इंडेक्स के अंदर से काम कर दिया, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एफ डॉट जीएसएक्स हमारा ऐप कंपोनेंट, सही है भाई। H1 टू डू है, आगे टू डू हमारे पास सबसे पहले बना दें क्या, UI। क्या बनाते सबसे पहले UI। तो भाई UI बनाने के लिए सिंपल हम लोग यूज करेंगे भाई मॉड्यूल CSS। क्या यूज करेंगे भाई, मॉड्यूल CSS भाई। एक होती है हमारे पास CSS, एक होती है हमारे पास मॉड्यूल CSS। क्या मसला है, पहले मसला समझ लो। अब सपोज हमारे पास क्या है पे H1 टू डू है, इसकी CSS की फाइल है क्लास f.js की CSS की फाइल है ना f.css। H1 कलर दो ना, चलो H1 भी ले पेरेंट H1 क्लियर है, नहीं भाई H1 क्या देंगे भाई, H1 देंगे। अब मुझे बताओ ये स्टाइलिंग वहां काम करेगी जहां पे ये फाइल कनेक्ट रिएक्ट में कनेक्ट नहीं होती, इंपोर्ट होगी। हम गए, हमने बोला भाई साहब इंपोर्ट करो किसे, f.css। कितने लोगों के लिए आ जाओ। हमने बनाया एक अदद कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के अंदर हमने बनाया एक अदद header.js। बन गया हेडर, हेडर उठाया और पैरेलल जाके सिंपल कॉल करवा दिया, कोई टेंशन। अब देखो भाई हमने पहले में बनाया एक अदद H1 और हमने क्या बोला, हेडर। क्या बोला हमने सिंपल हेडर। अब मुझे बताओ header.js के अंदर कोई स्टाइलिंग है, नहीं है, अप्लाई लेकिन फिर भी अप्लाई बंद है, ये नहीं है बंद, इसके साथ तो कोई कनेक्ट ही नहीं है, फिर कहां से आ गया ये भाई। एक चीज समझ लो जरा, आप लोगों ने ये जो कंपोनेंट बनाया ना हेडर का आप लोगों ने क्या करा यहाँ पे, कॉल करा है। तो इसका मतलब ये है ये है भाई कंपोनेंट होता क्या है, रीयूजेबिलिटी होती है ना हमारे पास कि भाई ये जो ये रिटर्न कर रहा है ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सही, बस नाम रख दो इसका, लेकिन बिहाइंड द सीन ये क्या कर रहा होगा, इसको यही कर रहा होगा ना भाई। तो अब बताओ ये H1 और स्टाइलिंग का रेफरेंस बन गया या नहीं बना, बन गया सर। तो भाई ये है एक मसला किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर, कि स्टाइलिंग जो ना हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास रिएक्ट की कोई भी एप्लीकेशन हो, आपने बनाया रिएक्ट की एप्लीकेशन, ये हमारे पास ऐप कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, ऐप। अब इसके अंदर हमारे पास हेडर, फुटर, हमारे पास कार्ड, हमारे पास इनपुट फील्ड, हमारे पास फॉर्म, सही है भाई। ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ये कार्ड हो गया, ये इनपुट फील्ड हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया भाई, फॉर्म हो गए। भाई ये सारे कंपोनेंट्स हैं, सारे क्या हमारे पास। भाई आप चाहे इनपुट फील्ड को कार्ड के अंदर यूज करो, जैसे आपने इनपुट फील्ड उठाई, कहां यूज करिए आपने, कार्ड के अंदर यूज करिए, और ये कार्ड आपने कहां यूज करा, ऐप पे यूज करा। तो भाई ये तमाम चीजें मतलब
पेरेंट कौन है? ऐप। उसका चाइल्ड कौन है? कार्ड। कार्ड का चाइल्ड कौन है? इनपुट। ये तमाम चीजें इन दी एंड कंपाइल होगी और कहां पे आएंगी? ऐप के अंदर ही आएंगी। तो इस वजह से हमारे पास हमारी पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन इन दी एंड ऐप पर ही आगे क्या होती है भाई? एक होती है। तो सीएसएस भी क्या होती है हमारे पास? एक हो जाती है। तो इस वजह से भाई सीएसएस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? क्लास कॉन्फ्लिक्ट पीरियड होते हैं। क्या होते हैं भाई? कॉन्फ्लिक्ट पीरियड होते हैं कि भाई अगर आपने सेम नाम की क्लास चाइल्ड को दी है और वही सेम नाम की क्लास उसके पेरेंट या उसके पेरेंट के पास रखी है, तो इन दी एंड कौन सी लगेगी? जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी पूरी एप्लीकेशन के ऊपर। अगर सेम नाम की क्लास, भाई आपने क्लास बनाई जाफर, 3 कंपोनेंट के अंदर 3 सीएसएस फाइल और 3 जगह डॉट जाफर। सही है भाई, स्टाइलिंग सबके अलग अलग है, लेकिन जब आखिरी में बिल्ड बनेगी ना और यूआई पे कंपाइल होकर शो होगी, तो कौन सी वाली स्टाइलिंग शो होगी? डॉट जाफर, जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, जो सबसे टॉप लेवल पे होगी। और टॉप लेवल पे हमेशा कौन होगा? पेरेंट होगा। है बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है क्लास? इस मसले को हल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मॉड्यूल सीएसएस। मॉड्यूल सीएसएस ही है भाई, 1 रुपए का फर्क नहीं है। कोई अगर बोले ना भाई अगर मैं आपसे बोलूं एचटीएमएल जेएसएस में कोई फर्क है भाई? फर्क है। एचटीएमएल के अंदर सेल्फ लोडिंग टैग लगाओ, बात क्या है? जेएसएस में लगा के दिखाओ, है ना भाई? लेकिन मॉड्यूल सीएसएस को सीएसएस में कोई फर्क नहीं है, जानिए भरोसा रखो, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है ना क्लास, वो है फाइल का लिखने का तरीका और इंपोर्ट का तरीका, बस 2 फर्क है, फाइल का नाम और इंपोर्ट का तरीका बस, और क्लास कॉलिंग। मतलब वो क्लास कॉलिंग इंपोर्ट के अंदर ही आ जाएगा हमारे पास। देखो भाई, आप लोगों ने यहाँ पे किस नाम से फाइल बनाई है? app.css, app.module.css, app.module.css बंदी वाला मॉड्यूल की फाइल। अब ये इंपोर्ट इस तरह नहीं होगी, अब ये इंपोर्ट होगी हमारे पास कुछ इस तरह, app.module.css, लेकिन यहां पे हमें करना होगा क्या? इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम app.module.css। और हमारा h1 अब जाके मैंने क्या करा भाई, इसको क्लास दे दी किस नाम से? .h1 के नाम से। किस नाम से क्लास दी? .h1। अब सिंपल जब ये .h1 हमारे पास हमें यूज करना है, कब यूज करना है? इस h1 के अंदर यूज करना है, तो क्लास नेम और आपने क्या पास करोगे? style.h1। क्या पास करोगे? style.h1। बात समझ में आई क्या नहीं आई? भाई देखो हुआ क्या, क्या मिला आपको स्टाइल के अंदर? क्या मिला आपको? बता दो भाई। जब आप अपने पास app.css को मतलब कोई भी css फाइल इसको कन्वर्ट करते हो भाई, module.css में कन्वर्ट करते हो, तो आपके पास फिर मॉड्यूल सीएसएस वाली फाइल रिटर्न करती है आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। मतलब आपकी एक क्लास वो एज अ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या हो रही है भाई? रिटर्न हो रही है। और आपको भाई फिर अगर मिसाल के तौर पर क्या यूज करना है? h1 यूज करना है ना, तो आप क्या करोगे? style.h1। आपको क्या यूज करना है? style डॉट क्लास यूज करना है, तो क्या लिखोगे फिर? style.class name style.class। इस तरह हम लोग क्या करेंगे भाई? इसको क्लास यूज करेंगे। अब देखो भाई हमारा मसला हो गया। अब अगर सपोज करो, अच्छा भाई यहाँ पे कंपोनेंट कॉल करवा दो पीछे जरा। क्लास टू टू है और हेडर दोनों अलग अलग हो गए या नहीं हुए? क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज जरा नोट करो भाई आप लोग। अब मिसाल के तौर पर मैं हेडर पे जाऊं
और हेडर के लिए मैं क्या बनाऊंगी, हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, सेम नाम की क्लास, सेम नाम की सही तो कॉन्सेप्ट कर देगी आखिर में जाके या नहीं करेगी, और चेक करते हैं भाई। अब मुझे बताओ इंपोर्ट करनी है मुझे मॉड्यूल सीएसएस, कैसे होगी, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम, हो गई भाई, यूज करनी है यहाँ पे, कैसे यूज होगी, स्टाइल डॉट एच, अलग अलग है दोनों या नहीं है, तो ये कैसे अलग अलग है, मॉड्यूल सीएसएस की वजह से अलग अलग है। तो मॉड्यूल सीएसएस जैसा क्या करा सर, आपने क्लास क्या दी थी इसको, हमने तो सर H1 दी थी, यहाँ पे क्या आ रही है, आपने हेडर के क्लास की दी थी। जब मॉड्यूल सीएसएस के अंदर आप कोई भी क्लास बनाते हो तो मॉड्यूल सीएसएस उसके आखिरी में क्या कर देता है, एक यूनिक की जनरेट कर देगा, और ये की आपको अपने पूरे कोड के अंदर कहीं नहीं मिलेगी, मतलब एक प्रॉपर यूनिक की जनरेट कर देगा, जिससे क्लासेस की वजह भाई डिफरेंशिएट हो जाएगी। अब बात समझ आई या नहीं आई, तो मॉड्यूल सीएसएस भाई ये होती है बस। सर क्या यूज कर सकते हैं, जो सीएसएस में यूज कर सकते हो, इसका जवाब दीजिए। सेम आईडी के लिए, सेम क्लासेस के लिए, सेम हमारे पास टैग एलिमेंट के लिए, चाइल्ड एलिमेंट्स के लिए, एनिमेशन लगानी है, सूडो एलिमेंट यूज करने, हर एक चीज हमारे पास क्या है भाइयों, सेम है। अब बताओ इसमें कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन भाई, तो मॉड्यूल सीएसएस हमारे पास क्या होगी भाई, यहाँ पे कंप्लीट होगी। और भी भाई बहुत सारी टेक्निक्स होती है हमारे पास रिएक्ट के अंदर सीएसएस को यूज करने की, जिसमें आजकल भाई टॉप ऑफ द लिस्ट आता है टैलविंड सीएसएस। कौन सी आती है भाई, टैलविंड सीएसएस। एक बड़ा भाई मिसकॉन्सेप्ट है, टैलविंड सीएसएस क्या है, लाइब्रेरी है सीएसएस की, भाई फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है। टैलविंड सीएसएस ना लाइब्रेरी है और ना फ्रेमवर्क है। ये मार्केट में बड़ा जो ना मतलब एक गंदा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। हम कहते हैं टैलविंड सीएसएस फ्रेमवर्क यूज कर लेंगे, टैलविंड सीएसएस जो है वो हम लोग लाइब्रेरी यूज कर लेंगे, भाई ना वो लाइब्रेरी ना वो फ्रेमवर्क है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। क्यों, क्योंकि भाई वो आपको बने बनाए कंपोनेंट्स प्रोवाइड नहीं करता। अगर वो करता भी है ना भाई तो वो टैलविंड यूज करता है, वो टैलविंड अलग है और टैलविंड सीएसएस अलग है, लोगों को ये नहीं पता। टैलविंड जो है ना, जो आपको बने बनाए कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है यूआई, भाई वो पैसे लेता है, पेड है, क्या वो पेड है, पैसे लेता है, वो लेता भाई डॉलर, $40 $200 $300, तुम्हारी तो बस ही है भाई, सही आसान है सही, क्या होगा $300 तुम्हारे सामने, हाँ मतलब मुझे सिंधी से आती नहीं है, मैं तो सिंधी में कुछ कहता, मुझे गुजरात कहते तो गुजरात में कहते समझ जाओगे भाई। तो भाई $300 $400 $100 $80 हमें कंपोनेंट्स बिकते हैं भाई। फिर सेकंड चीज है हमारे पास टैलविंड सीएसएस, जो हम लोग बात करते हैं कि टैलविंड सीएसएस भाई वो कोई ना टैलविंड का फ्रेमवर्क है, वो सीएसएस की एक यूटिलिटी, सीएसएस की एक यूटिलिटी है। यूटिलिटीज क्या होती है, स्टोर, कौन था भाई, स्टोर, क्या मिलते हैं स्टोर के ऊपर, सामान वगैरह मिलता है, मतलब पाकिस्तान में बोलते हैं यूटिलिटी स्टोर होते हैं, एक सस्ता राशन मिलेगा, राशन नहीं होता वहां पे, सस्ते राशन के नाम पे राशन नहीं होता भाई, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आपको चीज मिलेगी ₹100 किलो, और मिलती भी है भाई, मतलब वो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से, वो गवर्नमेंट स्टोर होते हैं यूटिलिटी स्टोर, जो येलो कलर के बोर्ड नहीं होते वो सारे गवर्नमेंट के स्टोर होते हैं। एक वो होता है यार प्रॉपर, मतलब कोई नहीं, मतलब एक गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब ना सब्सिडी कहते हैं, सब्सिडी एक सब्सिडी वगैरह पास होती है कि भाई यूटिलिटी स्टोर के ऊपर ना आप मार्केट रेट से इतने बेचोगे, बाकी हम ऐड करेंगे। जैसे आप चले जाओ भाई अपना गीगी साइड पे, सही है, गीगी साइड पे चले जाओ तो वहां पे सामान सस्ता मिलता है, वहां रिलीज मिलता है उनके लोकल्स को।
अब सिर्फ आटे के ऊपर है। हाँ, लास्ट टाइम नजर गया था अभी सितंबर में, तो वहां पे नजर मेरा दोस्त हमारा उसने ये बताया था कि आटे का रेडी है सब हमारे पास। मतलब मिसाल के तौर पर हमारे पास मिसाल के 100 रुपए किलो अगर आटा है, मुझे नहीं पता आटा क्या रुपए किलो यहाँ पे, तो वहां पर उनको आटा मिल जाता है 100 रुपए का भाई बड़ा बोरा। हाँ ऐसा ही है, लेकिन वहां पे भाई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब एक घर है ना भाई, तो उस घर के 5 शनाख्ती कार्ड है, तो 5 को अलग अलग नहीं मिलेगा, उस घर के शनाख्ती कार्डों में से नहीं मिलेगा। एक बंदे ने 5 शनाख्ती ले लिया, दूसरे बंदे में नहीं मिलेगा, अबे खत्म हो गया फिर खरीदो। तो ये सीन है। तो सब्सिडी वगैरह में कुछ होता है, पाकिस्तान है भाई यहाँ कॉन्सेप्ट होता है सीधा फुल्का सा, लेकिन खत्म कर दिया भाई, वो भी खत्म कर दिया भाई हमारे सामने, यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। तो यूटिलिटी स्टोर के मतलब क्या होता है कि भाई तमाम चीजें वहां पे रख दी गई, जरूरत की बड़ी बनाई, जो आपको यूज करनी है आप यूज कर सकते हो। तो टेलमेंट सीरीज क्या है, आपको भाई डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो टेलमेंट सीरीज कहता है तुम एक काम करो, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देने के लिए तुम लिखोगे भाई सीएसएस की फाइल, क्लास दोगे, क्लास कनेक्ट करोगे, फिर सीएसएस में जाओगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखोगे, फिर जस्टिफाई कंटेंट लिखोगे, जस्टिफाई कंटेंट, मतलब 5-6 स्टेप करने पड़ेंगे। टेलमेंट सीरीज कहता है एक काम करो, तुम मुझे कनेक्ट करो और बस क्लास दे दो डी फ्लेक्स, मैं फ्लेक्स लगा दूंगा बूट स्ट्रैप की तरह। बूट स्ट्रैप जो क्लासेस होते हैं ना, तो वो भी उसकी यूटिलिटीज थी। हम जो मतलब बोले प्राय कंपोनेंट्स कॉपी में सेट लगा देते ना, वो हमारे पास में कंपोनेंट्स थे, वो कहता हमारे पास कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि आपको कोई लाइब्रेरी कोई फ्रेमवर्क चंक्स ऑफ पूरा कोड दे दे, आप कॉपी करो पेस्ट करो काम होना स्टार्ट, मतलब रेडी प्रोडक्शन रेडी कोड हो। सही है भाई, वो होता है लाइब्रेरी फ्रेमवर्क। टेलमेंट नहीं करता भाई प्रोवाइड, टेलमेंट आपको देता है क्या, सीएसएस देता है बस फ्री है अंदर। फिर भाई कोई चीता बच्चा कहते हैं सर टेलमेंट की तरह दूसरे फ्रेमवर्क्स भी है, उसके प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स यूज करते भाई, प्लगइन्स टेलमेंट सीरीज में नहीं आता, फिर वो फिर तुम आउट ऑफ द बॉक्स चले गए, तो आउट ऑफ द बॉक्स की बात नहीं करोगे भाई। टेलमेंट सीरीज मुझे नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद, मतलब बेकार नहीं है बहुत टाइम से भी, और मैं यूज भी करता हूँ, ऐसा नहीं मैं यूज नहीं करता, मतलब जितनी उसकी हाइप है ना भाई, बस तो क्या टेलमेंट भाई सही है, बस नॉर्मल है, इतनी हाइप नहीं उसकी जितनी लोगों ने बना दी है। मटेरियल यूआई तो भाई नंबर 1 का आती है, सही है भाई। अच्छा लोग नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, मुश्किल बहुत है। मटेरियल यूआई एक फ्रेमवर्क है यूआई का, गूगल ऑन करता है उसको, गूगल का फ्रेमवर्क है। गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, जीमेल, यहाँ तक कि जीसीपी पूरा उसका, ये जीसीपी पूरा कंसोल बना हुआ है, डैशबोर्ड पूरा एमयूआई के ऊपर बना हुआ है, एंगुलर और एमयूआई के ऊपर। एमयूआई बहुत अच्छी है भाई, लेकिन मुश्किल बहुत है, कस्टमाइज नहीं होती। शेड रीडिंग भी अच्छी है बहुत, शेड रीडिंग बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन अभी आजकल उसकी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गई है वहां से। वो जब नया नया है ना शेड रीडिंग, भाई आजकल मसला ये है कि आपके पास हर एक दिन है ना नया फ्रेमवर्क नई लाइब्रेरी आ रही होती है, तो मार्केट बहुत टफ हो गई है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई यही जो है ना बस मार्केट किंग हो गया, नहीं। अब जैसे आन डिजाइन जब आई थी, तो आन डिजाइन तो भाई अपना लेवल था, आन डिजाइन के कंपोनेंट बड़े अच्छे हैं, बहुत एडवांस कंपोनेंट है, और वो फ्रेमवर्क बहुत एडवांस है। वो फ्रेमवर्क बनाया चाइनीज से, चाइनीज कम्युनिटी बनाया वो पूरा फ्रेमवर्क, सही है, चाइना का मार्केट। और वैसे ही चला तो चांद तक ना चले तो शाम तक, नेक्स्ट जेन उसको सपोर्ट नहीं है, वो एसएसआर सपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ सीएसआर सपोर्ट करता है, क्योंकि वो पूरी है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, सार लाइट वेट बहुत है। आप अगर एंड डिजाइन यूज कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन मक्खन चलेगी प्रोडक्शन के ऊपर। स्टाइलिंग भाई आपकी एप्लीकेशन तो कितना स्लो चलती है, सबसे पहली चीज दिखती है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग जितना आपके ऐप को स्लो करती है ना क्लास, इतनी जावास्क्रिप्ट भी नहीं करती, क्योंकि सीएसएस बहुत हैवी होती है ब्राउजर के हिसाब से, ठीक है क्लास। तो आन डिजाइन बहुत लाइट वेट फ्रेमवर्क है, लेकिन मसला आपका आगे फंस गया भाई, आन डिजाइन उसकी सीएसआर सपोर्ट करती है, एसएसआर सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उसकी सारी स्टाइलिंग जावास्क्रिप्ट बनाता है। अब एसएसआर जो है वो जावा क्या होता है, इसका शीट वाला कौन है बताओ, एसएसआर क्या क्या क्यों डिजाइन आन डिजाइन की मसला करता होगा, सबसे ज्यादा खुशी जो होगी ना वो तुम्हारे दोस्त को ही होगी, वो पूरा लाल हो गया जिससे
तो खैर बताएंगे भाई, आप भी बताएंगे, टेंशन नहीं आपको। चलो भाई क्लास, तो हमारे पास ये क्या होगा भाई, मॉड्यूल सीएसएस खत्म हो गया। हाँ बाकी खत्म हो गए, स्टार्ट होते ही खत्म। चले भाई आखिरी टॉपिक, और आखिरी टॉपिक हमारे पास क्या है भाई, फॉर्म हैंडलिंग। क्या हमारे पास फॉर्म हैंडलिंग करवा दे भाई। क्यों भाई, शादी का है? बहुत छोटा टॉपिक है भाई। भाई ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, क्या भाई, एक इनपुट। मुझे इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को भाई गेट करना है, मतलब मैं गेट कर लूं, उससे मतलब फॉर्म हैंडलिंग होती है। फॉर्म हैंडलिंग ये होती है भाई। अब पता नहीं आप लोग के दिमाग में फॉर्म हैंडलिंग क्या है, मुझे नहीं पता। फॉर्म हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास फॉर्म की जितनी फील्ड होती है ना, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन और ये ड्रॉप डाउन, इनकी वैल्यूज को जावास्क्रिप्ट में गेट करना, उसको मतलब हैंडल करना, ये फॉर्म हैंडलिंग कहलाती है। और फॉर्म एलिमेंट को हैंडल करना कोई अलग चीज होती है, उसका बिहेवियर कहलाता है, फॉर्म बिहेवियर हैंडल करना। कि भाई वो रिफ्रेश ना हो, क्योंकि फॉर्म जैसे ही क्लिक होता है रिफ्रेश हो जाता है ना, तो वो भी करके देखेंगे भाई। तो सबसे पहले तो भाई इस चीज को खेलते हैं ना, आसान वाले को। अब जिसकी वैल्यू गेट करनी है, चलो आपके लिए और आसान करते हैं। इस बटन पे क्लिक करना है, सही है भाई हो, और हैंडल इनपुट, और इस फंक्शन के अंदर क्या करना है भाई, मुझे वैल्यू को, आवाज नहीं आ रही भाई, गेट करना है। जितना बड़ा है आईडी लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। भाई रिएक्ट मतलब चलो क्यूरियस लगता है, कोई भी एक्सप्रेस सही है, बात देखिए भाई, पहला वर्ड क्या है वहां पे, आईडी। दूसरा वर्ड बता दो भाई, डॉक्यूमेंट। क्या भाई, मैं पॉइंट पे आया था, क्या है डॉक्यूमेंट। भाई डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एचटीएमएल की फाइल। डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है आपका डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। पढ़ा है ना मैं डॉम, डॉम की डेफिनेशन में पढ़ा है ना, डॉम, डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो डॉक्यूमेंट होता है ना आपके पास, वो आपका डॉम होता है। क्या रिएक्ट के अंदर हम डायरेक्ट डॉम को एक्सेस करते हैं? भाई नहीं करते। अगर करना होता ना मुझे, तो मैं उस दिन इतनी लंबी नहीं करता। जब मैं पहला सेकंड बताया ना, तो भाई इसकी वैल्यू गेट करनी, कैसे गेट करूं मैं, पैराग्राफ का वैल्यू अपडेट करवानी थी मुझे। भाई हेलो का मिलता है, हेलो यूजर हो जाए, मैं क्लिक के ऊपर अपडेट करवा देता उसको, उसकी वैल्यू गेट करता है, इंस्ट्रूमेंट चेंज करवा देता, वो इंजेक्ट हो जाती। लेकिन भाई रिएक्ट वर्चुअल डॉम पे काम करता है, वो रियल डॉम पे काम, तो एज अ रिएक्ट डेवलपर हमें डायरेक्ट वर्चुअल डॉम पे ही काम करना है, हमें डायरेक्ट रियल डॉम पे काम क्या बात है ये क्या था भाई, मैं परेशान है, इसको गाँव में बैठे बैठे भाई अलग ही सब मस्त चल रही क्लास के अंदर, बैठे बैठे उसको आ क्योंकि वही मेज चल गई क्या चलो भाई खैर उसको अच्छा भाई क्लास तो सिंपल, हम एज अ रियल डेवलपर डायरेक्ट रियल डॉम को भाई एक्सेस नहीं करते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें जो है वो क्या करना है भाई, रियल डॉम को अवॉइड करना है, और जितना काम हम वर्चुअल डॉम के अंदर रेडी कर सकते हैं उतना करें। तो भाई इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट गेट नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट की मदद से, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिख दिया ऐसा मतलब हमने डॉम को एक्सेस कर लिया, और रिएक्ट के अंदर ये प्रैक्टिस हम फॉलो जितना कम करोगे उतना अच्छा है, सही है भाई। तो सर फिर आप बता दें इसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे भाई, बड़ा आसान तरीका है, और बड़ा नया तरीका नहीं है, पुराना तरीका ये कि बड़ा आसान तरीका है, देखो इधर चलो नया तरीका भाई। हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं, ऑन क्लिक, ऑन लोड, ऑन माउस ओवर। मैं चाहता हूं एक ऐसा इवेंट हो, एक ऐसा इवेंट हो जब मैं इस इनपुट फील्ड में कुछ भी टाइप करता रहूं, जैसे मैंने लिखा जे, इवेंट कॉल हो जाए।
ए लिखूं इवेंट कॉल हो जाए। मैंने पढ़ाया भी था ये ऑन चेंज। एक इवेंट होता है ऑन चेंज का। ऑन चेंज जब चलता है जब किसी भी एलिमेंट में चेंज हो। भाई एलिमेंट है ना ये, इनपुट के अलावा किसी एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता डायरेक्ट। इनपुट फील्ड के अलावा किसी एलिमेंट में डायरेक्ट चेंज। भाई H1 बनाओ, जाके टाइप करना स्टार्ट कर दो। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं है भाई। चेंज एक ही होता है फॉर्म की फील्ड, इनपुट, रेडियो बटन, बॉक्सेस, ये चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट, ये इसको होता है बस। टेबल बनाया, डायरेक्ट चेंज करो, जाने बैठ गए। कद्दू बोलेगा भाई अगला नहीं करता मैं। तो एक इवेंट होता है हमारे पास कौन सा भाई? ऑन चेंज का। हमने बनाया यहाँ पे क्या भाई? एक इधर ऑन चेंज का इवेंट। क्या बनाया ऑन चेंज का हमने? इधर इवेंट। अब मेरी बात सुनो, मुझे इस इवेंट के अंदर ये पूरा एलिमेंट चाहिए। कहाँ मिलेगा? टारगेट कैसे मिलेगा? सर आप क्या लगाए? एक कॉल बैक फंक्शन। क्या लगाया यहाँ पे? कॉल बैक फंक्शन। और इस कॉल बैक के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? इवेंट मिल जाएगा सर, या नहीं मिलेगा? मिलेगा। इस इवेंट को मैंने क्या करवाया? कंसोल करवाया। मैंने लिखा भाई जे, चल गया भाई, चला नहीं चला कॉल बैक। ए लिखा, चल गया। एफ लिखा, चल गया। मतलब मैं टाइप कर रहा हूं और इवेंट कॉल होते जा रहा है। लेकिन सर मुझे तो एलिमेंट चाहिए। ये क्या है? ये तो पूरा इवेंट आ रहा है। क्या करूं? इवेंट कॉल जे लिखा, क्या मिल गया? अब मुझे बताओ, यहाँ पे आईडी यूज हुई, डॉक्यूमेंट यूज हुआ, एलिमेंट आपके कदमों में। बंगाली बाबा सही है भाई। ऑन चेंज लगाओ, इनपुट आपके कदमों में। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई एलिमेंट आ गया, महबूब अच्छा हुआ नहीं आई। क्या है भाई? एलिमेंट। अब जो दिल चाहे। सही है भाई, अच्छा है भाई, महबूब नहीं आई। क्या आपके पास? एलिमेंट। अब मुझे वैल्यू चाहिए इसकी। क्या करूं भाई? डॉट वैल्यू। अब हमने लिखा जे ए एफ एफ ए आर। अब जो वैल्यू इनपुट पर है वही वैल्यू हमें हमारे फंक्शन के अंदर मिल रही है। सब हटा दिया, वैल्यू गायब। चेंज हो रहा है ना भाई? सही है भाई? डन है? ये नहीं रन कंप्लीट है? तो भाई अब आखिरी चीज, अब इसकी जो वैल्यू आ रही है सर, ये तो आ रही है कॉलबैक के अंदर और कंसोल के अंदर। मुझे चाहिए यहाँ पे हैंडल इनपुट के अंदर। क्या करते हैं भाई? अब हमारे पास फॉर्म हैंडलिंग के लिए जो प्रैक्टिस यूज होती है वो ये होती है कि हम बनाते हैं एक स्टेट। क्या बनाते हम लोग? एक स्टेट। अब मैंने स्टेट बनाई किस नाम से? नेम और उसके बाद सेट नेम। बाय डिफॉल्ट की कोई वैल्यू है, हमने क्या रखी? एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है भाई? अब हमारे पास क्या होगा? जब जब वैल्यू चेंज होगी ऑन चेंज चलेगा, कॉल बैक चलेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मिलेगी। हम अपनी स्टेट को अपडेट, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब मैं जे लिखूंगा, स्टेट अपडेट, नेम में क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो सिंपल मैंने क्या करा भाई? अपने फंक्शन के अंदर या लिखा क्या? नेम और नेम। सही का? क्या बोला भाई? यूज्ड इज नॉट डिफाइंड। आ तो गया भाई, नहीं भाई वो हैंग हो गया सिस्टम। क्लास डन है यहाँ तक? अब क्या लिखा भाई? जाफर। 5 कैरेक्टर थे, सॉरी 6 कैरेक्टर थे, 6 दफा हमारा ऑन चेंज चला। उसने क्या करा? जब कंसोल करवाया जाफर को, तो इसका मतलब उसने स्टेट को भी जाफर में अपडेट
कर दिया होगा। अब जैसे ही मैं गेट वैल्यू करूंगा फंक्शन चलेगा और फंक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा। मिल गया भाई। अब जाफर हटाया, कोई वैल्यू मिली नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब बताओ भाइयों यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर? आगे बढ़े या बस आज के लिए काफी है? बस आज के लिए क्या है भाई, इतना चलो भाई। फॉर्म वेल्डिंग को मजीद क्लास में और मजीद देखेंगे और हफ्ते को भाई हमारी ट्यूबर चलेगी इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा भाई, क्या आप लोगों ने अच्छे खासे टॉपिक्स रिएक्ट के कंप्लीट कर लिए? अब जो आपने पढ़ना है ना, रिएक्ट का जो एक मेन टॉपिक है, ये फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर्म में भी चीजें हमारे पास बहुत सारी है। ये कंप्लीट होगा, इंटू बनाएंगे, फॉर्म वर्ड इंटू जाएगा प्रॉपर। फिर उसके बाद हम बनाएंगे एक और एप्लीकेशन टू डू के फौरन बाद। सही है, वेदर ऐप। लेकिन वेदर ऐप के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी, क्या पहले यूज इफेक्ट। मैं आपको यूज इफेक्ट पूरा नहीं पढ़ाऊंगा एक साथ, पहले आपको पढ़ाऊंगा बेसिक यूज इफेक्ट। चलो पूरा एक साथ ही पढ़ लेंगे यार, पूरा यूज इफेक्ट एक साथ पढ़ा के वेदर के बाद गिड ऐप, उसके बाद कोई ना कोई इसके ऊपर भाई लोग एप्लीकेशन बनाएंगे। जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं, जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, अच्छे खासे कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह भाई रिएक्ट के अंदर हमारे पास एडवांस टॉपिक्स हैं, उसको कवर करेंगे और फिर चलेंगे इसके ऊपर भाई इंशाल्लाह बैकएंड पे। सर रिएक्ट में हम फायरबेस इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट के ऊपर फायरबेस करेंगे। फायरबेस रिएक्ट के ऊपर इस तरह करेंगे भाई, मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ। फायरबेस आप करवाइए, मैं आपको रिएक्ट के अंदर, अच्छा मैं आपको चीज बताऊंगा, जिस तरह मैंने आपको फायरबेस करवाई थी पहले भाई, मैं फायरबेस हमेशा उसी तरह करवाता हूँ जिस तरह रिएक्ट के लिए यूज होती है, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक दफा पढ़े, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐड डॉक्यूमेंट के लिए वही ट्राई कैश, एसी अवेट, ऐड डॉक, कलेक्शन वही डीबी, यूजर और ऑब्जेक्ट। मैं आपको फायरबेस ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये पढ़ाऊंगा कि रिएक्ट के अंदर फायरबेस कैसे यूज होती है, मतलब फायरबेस की इंप्लीमेंटेशन रिएक्ट के ऊपर करना सिखाऊंगा बस। तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना भाई कि सर ऐड डॉक्स क्या होता है, सिर्फ सर डॉक्स से करता है, मैं माजरत करूंगा भाई मुझसे। मैं फायरबेस नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं सिर्फ आपको क्या बताऊंगा भाई, उसका तरीका बताऊंगा कि रिएक्ट के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं बस। और बड़ा आसान तरीका भाई रिएक्ट के अंदर यूज करना। तो इंशाल्लाह भाई कोशिश करेंगे फायरबेस यूज करने के बाद फायरबेस के ऊपर कोई ना कोई ऐप बना देंगे, बनाने के भाई कोई ना कोई ऐप क्रिएट कर लेंगे, क्लाउड में भी यूज कर लेंगे, तो हमारे पास जो ये सारी चीजें चलेंगी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह भाई देखते हैं बैकएंड के अंदर क्या स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। भाई बच्चों को डराने के लिए क्या बनाया क्लास में, टू डू बनाई, बच्चा ही नहीं है।